हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हमारी तीसरी क्लास है मेंस के ऊपर। लास्ट टाइम हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स। आज सिर्फ और सिर्फ जितने भी कंसेप्ट आपको अभी तक हमने डिस्कस कराए हैं उसके ऊपर हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ करा दूंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप उसको देखकर सॉल्व कर सकते हैं। कंसेप्ट यही है। क्लियर? पहले कंसेप्ट बता देता हूँ जो भी अभी तक हमने डिस्कस कर लिए। फर्स्ट, आज सबसे पहला जो हमारा काम रहेगा, जो कल मैंने आपको डिस्कस कराया था, कंप्लीटिंग स्केयर वाला पार्ट, कि जब भी आपकी किसी भी स्टेटमेंट के अंदर एक से ज्यादा वेरिएबल्स अगर आपको दिखाई दे जाए तो हम कंप्लीटिंग स्केयर मेथड, या अगर हम बात करें परफेक्ट स्केयर मेथड का, हम यूज करते हैं उसके। क्लियर? आज उसी के ऊपर कुछ हम नए क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और जो मेंस में आ रखे हैं वो भी हम बात करेंगे धीरे धीरे। स्टार्टिंग में हो सकता है कि क्वेश्चंस आपको लगे कि थोड़ा सा लेवल ठीक ठाक है, लेकिन धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे उसको बढ़ाया जाएगा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है ऊपर। इस क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं। एक बार आप चाहो तो पॉज करके खुद भी कर सकते हो और फिर मैच कर लेना कि किसका सही है और किसका गलत है। ठीक है? तो आपने कर लिया होगा। ऊपर देखते हैं कैसे क्या है। अब सबसे पहले मेरे को ये दिमाग में आया कि इस दी हुई इक्वेशन के अंदर, इस दी हुई स्टेटमेंट के अंदर एक से ज्यादा वेरिएबल्स आ गए। एक से ज्यादा वेरिएबल्स आते ही मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि हमें कंप्लीटिंग स्केयर मेथड या परफेक्ट स्केयर मेथड का कांसेप्ट यूज करना है। कल मैंने आपको सिखाया था किस तरीके से आपको कंप्लीटिंग स्केयर या परफेक्ट स्केयर मेथड का कांसेप्ट यूज करना है। ठीक है? तो एक बार हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमने स्केयर वाली टर्म ले ली x के साथ वाली, दैट इज x स्क्वायर माइनस का 2x। हमने बोला कि कंप्लीटिंग स्केयर लगा सकते हैं क्योंकि हमको पता है x का कोएफिशिएंट 1 है, तो लगा सकते हैं। x का जो भी कोएफिशिएंट है उसका हाफ करना है, दैट इज 2। 2 का हाफ 1 होता है, 1 का स्क्वायर ऐड भी किया और 1 का स्क्वायर हमने माइनस भी कर दिया। यहां तक बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, ये तो हो गया x वाला सिस्टम। अब y वाले की बात करते हैं। अब मैंने y वाला जब लिखना स्टार्ट किया तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर 4y स्क्वायर है, तो मैंने डायरेक्ट लिखने की बजाय मैंने क्या करा, सीधा ही 4 कॉमन ले लिया। यहाँ पर आपका y स्क्वायर बन जाएगा और इस वाले पार्ट में से सिर्फ आपका y बन जाएगा, 4 तो आपका आ चुका बाहर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? पहले x की कंप्लीटिंग, देखो ये वाला जो पार्ट है वो x की कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला कंप्लीट हो चुका है। अब y की जब हम करने गए, यहाँ पर 4y स्क्वायर लिखा था। अगर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर करनी है तो y स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ हमने क्या किया, y स्क्वायर के साथ जो 4 लिखा था वो कॉमन ले लिया। इसमें से भी कॉमन आया, इसमें से भी कॉमन, दोनों में 4 था, दोनों में अंदर 1 हो गया। अब लगाया कंसेप्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर का। y का कोएफिशिएंट 1 है, 1 का मैंने हाफ किया, दैट इज 1/2। उसका स्क्वायर मैंने ऐड भी कर दिया और उसका स्क्वायर मैंने यहाँ पर माइनस भी कर दिया। ये तो पार्ट कंप्लीट हो गया y वाले का। अब z वाले पे गया, z वाले में दोबारा यहाँ पर देखा 9 लिखा है, तो मुझे पता है बाहर कॉमन लेना है 9, z स्क्वायर तो z का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जब मैं z वाली टर्म पे गया तो यहाँ पर माइनस का 6z था। हम ये जानते हैं कॉमन लेने का मतलब ये होता है उस टर्म को उस नंबर से डिवाइड करना। यहाँ पर 6z था तो मुझे पता है दैट इज 6z डिवाइड बाय 9, ये लिख सकते हैं। और अगर इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखूं, दैट इज 2/3, अगर हम इसको लिख सकते हैं। 3 के टेबल पे कैंसिल आउट कर दिया, 3 2 6, 3 3 9, ये आ गया। अब इसका मैंने हाफ किया, हाफ करने पे क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, दैट इज 1/3। 1/3 का जो स्क्वायर है उसको मैंने ऐड भी किया और 1/3 के स्क्वायर को हमने माइनस भी किया और अलग से एक नंबर बचा हुआ है प्लस का 3, दैट इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। अब इसको थोड़ा और सिंपलीफाइड फॉर्म में जाके लिखते हैं। ध्यान से देखिए, ये वाला तीनों पहली 3 टर्म मिलकर हमारी बन जाएगी x - 1 का होल स्क्वायर। आगे वाली टर्म बच गई माइनस का 1, ये 4 का 4 एज इट इज पड़ा रहा, ये टर्म मिलकर बन गई दैट इज y - 1/2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, ये माइनस का 1/4 था, बाहर वाले 4 से मल्टीप्लाई भी कराना है। जब बाहर वाले 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1। क्लियर? समझ में आ गई? देखो ये 4 जो लिखा है, एक बार इन तीनों ये जो 3 टर्म थी वो ये बन गई y - 1/2 का होल स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई कराया, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करवाया। अब आगे गए, अब देखो ध्यान से, ये वाली जो पहली वाली जो 3 टर्म है वो तो आपकी बन रही है z - 1/3 का होल स्क्वायर, उसको मल्टीप्लाई कराया 9 से। अब एक टर्म बच गई है लास्ट वाली, दैट इज -1/9, 9 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो सिर्फ कितना बच जाएगा, माइनस का 1, और आगे लिखा है बेटा प्लस का 3 इक्वल्स टू 0।
अब तुम ध्यान से देखो, मैंने कल भी आपको ये बताई थी बात, कांस्टेंट्स जो होते हैं वो हट जाते हैं, हट गए यहाँ पर कांस्टेंट। माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 3 और साथ में प्लस का 3 है, दैट इज कैंसिल आउट। तो ये हट गए कांस्टेंट्स। क्या क्या बच गया भाई, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बच गया, 4 ब्रैकेट माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बच गया, प्लस 9 ब्रैकेट z माइनस 1/3 का होल स्क्वायर बच गया इक्वल टू 0। यहां तक हम कल बात कर चुके थे। अब सिंपल सभी को पता है, कंसेप्ट मैंने आपको बता रखा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द नंबर इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ द नंबर इज इक्वल टू 0। ये हमने बात कर चुके, पहले हम प्रॉपर्टी में बात कर चुके हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स जो होता है वो 0 के बराबर तभी हो सकता है जब सेपरेट जो नंबर है वो 0 के बराबर रहे। फर्स्ट वाले को 0 के बराबर जैसे ही मैंने रखा तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। सेकंड वाले को मैंने 0 के बराबर रखा, 4 उधर चला जाएगा 0 के साथ, तो यहां से y की वैल्यू मैंने देखी तो कितनी आ गई, 1/2 आ गई। और इसको 0 के बराबर रखा, 9 उधर चला गया, तो वहां से z की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1/3। लीजिए हो गया क्वेश्चन, आपने x, y और z की वैल्यू निकाल ली। क्लियर, समझ में आ गई मेरी बात। ये ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कंप्लीटिंग स्क्वायर कांसेप्ट का, एक कल डिस्कस हुआ था पिछले लेक्चर में, एक मैंने यहां कर दिया। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी डालूंगा, वहां मेरे पर चेक कर लेना किस तरीके से आपको कांसेप्ट लगाना है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, कैसे पता चलता है कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाना है नहीं लगाना, वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर। अब क्वेश्चंस घुमा के कैसे पूछेगा वो बताता हूं मैं आपको। क्वेश्चन स्टेटमेंट ये दे दी, हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का कांसेप्ट यूज किया और मैंने x, y और z की वैल्यू निकाली। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, इसको लिख लिया होगा आपने, तो क्वेश्चन बताता हूं किस तरीके से आ सकता है। हो सकता है कि वो डायरेक्ट ना पूछ के आपसे इनडायरेक्ट वे में बात करें। स्टेटमेंट दे दी, x, y, z that belongs to real number, find the value of 1/x plus 1/y plus 1/z। ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन। क्लियर, समझ में आ गई। अब मेरे को पता है, इसको सॉल्व करके हमने x, y और z निकाल लिया, जो वैल्यू आपके आई उसको यहां पर उठा के पुट कर दो। क्लियर, समझ में आ गई। जैसे कि आपने देखा था मेरी x की वैल्यू 1 आ रही थी, y की वैल्यू 1/2 आ रही थी, z की वैल्यू 1/3 आ रही थी। यहां आके पुट कर दो, सिंपलीफाई करो, आंसर आ जाएगा। अब इस वाले स्टेटमेंट की जगह कुछ भी आ सकता है। हो सकता है कि वो ये दे दे कि x³ प्लस y³ प्लस z³ की वैल्यू निकाल के दिखाओ। हमारे पास जब वैल्यूज ही आ गई तीनों, तो कुछ भी दे दे, हम सिर्फ सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपना आंसर निकाल लेंगे। क्लियर, समझ में आ गई मेरी बात। ये आपको ध्यान रखना है। अगले वाली वीडियो में आइडेंटिटीज का कांसेप्ट भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, उसके अंदर दिखाऊंगा किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमको कांसेप्ट यूज करना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था किस तरीके से हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस आपको और मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जो पीडीएफ आएगी उसको एक बार आप देख लीजिएगा किस तरीके से हम वहां पर यूज कर सकते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन और भी है, स्टेटमेंट है आपकी, दैट इज 4x² प्लस y² प्लस 9z²। स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं क्या है। 4x² प्लस y² प्लस 9z² माइनस का 4x, सॉरी दैट इज हाँ ये माइनस का 4x माइनस का 2y माइनस का 6z प्लस 17 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि आप मुझे इस वाले स्टेटमेंट की मिनिमम वैल्यू निकाल के दिखाइए। कहता है जो स्टेटमेंट लिखी है इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल के दिखा दीजिए मुझे आप। देखिए पहले क्वेश्चन देखते ही मैं ये समझ गया कि एक से ज्यादा वेरिएबल है भाई, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करना है, बिल्कुल करना है जी, कर लेते हैं एक बार। बाद में देखेंगे करना क्या, मिनिमम मैक्सिमम x y z x³ y क्यूब जो भी निकालना है वो बाद में देखेंगे। पहले जो हमारा कंसेप्ट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर करने डायरेक्ट लिखूंगा, थोड़ा सा अब समझ गए हो किस तरीके से करनी, तो हम बात कर सकते हैं। 4 मैंने कॉमन ले लिया, दैट इज x का स्क्वायर माइनस का x, हाफ आया, दैट इज 1/2 का स्क्वायर मैंने ऐड भी किया और 1/2 का स्क्वायर मैंने माइनस भी कर दिया। यहां तक बात क्लियर होगी तो सभी को। देन y² वाले पे गया, y² का y² रखा, माइनस का 2y रखा, इसका हाफ किया तो 1 आया, 1 का स्क्वायर ऐड भी कर दिया और 1 का स्क्वायर कर दिया माइनस। z वाले पे गया, 9 मैंने कॉमन ले लिया, दैट इज z का स्क्वायर, और यहाँ पर 6/9 अगर हम बात करें, 3 to 6, 3 to 9, z हाफ किया, 1/3 आया, 1/3 का स्क्वायर ऐड भी किया और 1/3 का स्क्वायर माइनस भी किया। लास्ट में एक टर्म और बच रही है, दैट इज 70।
यहाँ तक हम बात कंप्लीट हो गई। अब आगे सिंपलीफाइड फॉर्म में लिख लेते हैं 4 ब्रैकेट x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया, माइनस का 1 हो गया, प्लस इसको हमने सिंपलीफाई किया y माइनस 1 का होल स्क्वायर, आगे माइनस का 1 बचा हुआ है। आगे और चलते हैं 9 ब्रैकेट में z माइनस 1/3 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस का 9 था, 9 से मल्टीप्लाई करवाया, माइनस का 1 हो गया, प्लस का 17 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और तरीके से लिखते हैं इसको हम 4 ब्रैकेट में x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1/1 का होल स्क्वायर, 9 z माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। और अगर हम नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर अब तुम देखो 0 नहीं हो रहा है, सॉल्व कर लेते हैं एक बार। माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 3 और प्लस का 17, दैट इज प्लस का 14 इक्वल्स टू 0। यहाँ आकर अब हम रुक गए। अब हम बात करते हैं कि हमसे पूछा क्या गया। देखो अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसके अंदर ये टर्म नहीं आती थी, हम x y z की वैल्यू निकालते थे, उसके बाद मुझसे कुछ भी पूछा है हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। लेकिन क्वेश्चन अब अलग था। अलग किस तरीके से था, कंसेप्ट रिलेट करना। देखो रिलेट किस तरीके से करना है वो समझ जाओ। मैंने देखा क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर मोर देन वन वेरिएबल थे यहाँ पर, तो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करना है, मैंने यूज कर दिया, यहाँ तक पहुंच के आ गया। अब मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मुझे ये पूछा है ये जो दी आपकी स्टेटमेंट है इसकी आप मुझे मिनिमम वैल्यू निकाल के दिखाइए कितनी होगी। अब देखो लिंक कैसे करना है क्वेश्चन। मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी, क्या बताई थी कि स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो 0 या 0 से बड़ी होती है। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब कोई तुमसे ये पूछ ले कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, तो मैंने कहा भाई इसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 होगी। अब कोई ये कह रहा है कि 0 या 0 से बड़ा, तो सबसे छोटी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई जी। अब देखो यहां पर वही कांसेप्ट यूज करना है, ध्यान से देखना। ये जो आपकी पहली जो टर्म है ये स्क्वायर वाली, मुझे पता है इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सेम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सेम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहां तक हम बात समझ में आ गई। मुझे इस पूरी लाइन की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो सभी की मिनिमम चाहिए। अब बताओ इसकी मिनिमम कितनी है, 0, अगले वाले की मिनिमम 0, उसके अगले वाले की मिनिमम 0, आगे वाला जो टर्म है वो सेम का सेम, लो आ गया। ये वाला जो 0 है वो एक बार रिमूव कर लीजिए, उसका यूज नहीं है क्योंकि मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी है, 0 का यूज नहीं है। तो यहां अगर हम बात करें, देखिए हो गया काम, मिनिमम वैल्यू पूरी स्टेटमेंट की कितनी आ गई, 14 आ गई जी। यहां तक बात समझ में आ गई। इस तरीके से हम देखो कंसेप्ट, दो कंसेप्ट यहां पर रिलेट हो गए। एक कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला यूज हो गया है, पीछे आपको प्रॉपर्टी बताई थी स्क्वायर ऑफ द एनी नंबर दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू मिनिमम अगर मैं बात करूं स्क्वायर की तो वो 0 हो सकती है वैल्यू। सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएं पूरे क्वेश्चंस के अंदर। कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली जो टर्म है दैट मिनिमम वैल्यू इज 0, मिनिमम वैल्यू इज 0, मिनिमम वैल्यू इज 0। मैक्सिमम पूछे तो बताना। अगर मैं ये कहूं तो मैं स्क्वायर ऑफ एनी क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो तो है 0। अगर कोई मेरे से इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ ले दैट इज इंफिनिटी, हमें पता ही नहीं है 0 से बड़ी कहां तक रोकोगे, रोक ही नहीं सकते। अब कोई इसी स्टेटमेंट की मैक्सिमम वैल्यू पूछ ले तो हमें तो पता ही नहीं है भाई आगे तक जाएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू इज इंफिनिटी। ये आप ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम इंफिनिटी रहेगी क्योंकि हमें नहीं पता किस तरीके से आगे 0 से बड़ा नंबर कहां आगे रुकेगा। लेकिन मिनिमम की अगर हम बात करें तो मुझे मिनिमम दिख रही है, किसी भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, यहां पर भी और यहां पर भी। और एज इट इज इस तरीके से हमने बात करी और बात आ गई। क्लियर, समझ में आ गई मेरी बात। अब क्वेश्चंस और भी घुमा सकता है, यही क्वेश्चन कैसे घुमा सकता है, सुनना मेरी बात ध्यान से। स्टेटमेंट ये लिखिए, बोलेगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x y एंड z द गिवन स्टेटमेंट जो है दी हुई स्टेटमेंट की जो वैल्यू है वो मिनिमाइज कर रही है। कौन सी x y और z के लिए दी हुई स्टेटमेंट की जो वैल्यू है वो छोटी से छोटी आएगी। तो x की वैल्यू 1/2 के लिए, y की वैल्यू 1 के लिए और z की वैल्यू 1/3 के लिए। क्यों? क्योंकि ये 1/2 पे 0 हो जाएगा, मिनिमम 0 होती है। y की वैल्यू 1 पे ये 0 हो जाएगा, हमें मिनिमम भी तो चाहिए। z की वैल्यू 1/3 पे ये 0 हो जाएगा, ये तीनों टर्म मिनिमाइज हो जाएंगी। अब जब यही तीनों टर्म मिनिमाइज हो गई, ये तो कांस्टेंट है, इसको कुछ कर ही नहीं सकते, तो पूरी स्टेटमेंट की जो वैल्यू आएगी वो मिनिमम आएगी। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। आपको बस यही ध्यान रखना है, जो भी आपको कंसेप्ट पढ़ाए हैं उनको मिक्स करके, उनको लिंक करके किस तरीके से क्वेश्चन बनाना है। क्लियर, समझ में आ गई। क्वेश्चंस पढ़े हुए ही आएंगे,
पेपर में। बस आपको थोड़ा सा ये देखना है कि किस तरीके से उसको कहां से कहां घुमा के लेके जाना है आपको। कंसेप्ट वही रहते हैं, फ्रेम होते हैं, बस फ्रेमिंग किस तरीके से कर रहा है वो आपका एनालाइज करने की। अगर वो एनालाइज करने सीख गए तो हो गया। समझ में आ गई? ये आपको ध्यान रखिएगा। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं उतने टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो आपको पीडीएफ आएगी उसके अंदर सिमिलर टाइप के। तो एक बार आप खुद ट्राई जरूर करके देखिएगा किस तरीके से हम बात कर सकते हैं। तो कंप्लीटिंग स्केयर की कुछ बात थी, किस तरीके से हमने बात करी कि हम कंप्लीटिंग स्केयर यूज करके क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर सकते हैं। एक क्वेश्चंस और कर लेते हैं। देखिए स्टेटमेंट में लिख देता हूं एक बार यहाँ पर। पहले ये एक्स स्क्वायर प्लस 6y इक्वल्स टू माइनस का 17। यहाँ पर देखना क्वेश्चंस किस तरीके से लिंक करेगा। तो दूसरी है वाई स्क्वायर प्लस 4z इक्वल्स टू 1। तीसरी है आपके पास z स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन आपसे ये पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब y क्यूब और z क्यूब। ये आपसे फाइंड करने के लिए पूछा है जी। 3 इक्वेशन दे रखी है, कहता है मुझे ये फाइंड करके दिखाई। अब पहली चीज मेरे दिमाग में गई कि भाई एक से ज्यादा वेरिएबल आ गए। अब मैंने कहा कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज करते हैं। सर ने तो बताया था कंप्लीटिंग स्क्वायर में एक ही साथ होने चाहिए, ये तो अलग अलग हो गया भाई, तो एक साथ कर लेते हैं। बताइए कैसे कर सकते हैं। एक बात और बताई थी सर ने, क्या बताई थी? जितने भी क्वेश्चंस आपने अभी तक किए हैं अगर ये तुमने ध्यान से देखा हो, पहली जो तीनों टर्म थी उसके बीच में प्लस का साइन था। माइनस का भी आ सकता है, उसको बड़ा कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन जितने भी हमने अभी तक डिस्कस किए हैं उसमें प्लस बना था। चलो वो तो ठीक है बात, लेकिन अगर हम यहाँ आ गए, अब मुझे क्या करना है, इस तरीके से स्टेटमेंट बनानी है ताकि एक्स और वाई मिक्स होकर दिखाई दे मुझे वहां पर टर्म्स में। मल्टीप्लाई, अब देखो ऑपरेशंस लगाएंगे तभी काम होगा। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। डिवाइड कर नहीं सकते, कुछ नहीं होने वाला। मल्टीप्लाई करवाओगे तो डिग्री और बढ़ जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो x y स्क्वायर आ जाएगा, मतलब ही नहीं है, कोई होता ही नहीं कंप्लीटिंग स्क्वायर में। अब मैंने कहा एक ऑपरेशन बच गया ऐड का। अगर तुमने क्या किया, तुम ध्यान से देख रहा, उसको कैसे हमने लिंक किया। ये मेरे पास 3 इक्वेशन थी भाई। अब हमको ये पता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तब लगाते हैं जब x y और z एक ही टर्म में सीधी लिखी हुई है। मैंने कहा ये तो अलग अलग दे दी, इकट्ठा करके लिखते हैं ना इसको, तीनों को ऐड कर दो इक्वेशन को। मैंने ये बोला कि तीनों इक्वेशंस को ऐड फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड करिए। x स्क्वायर प्लस 6y प्लस y स्क्वायर प्लस 4z प्लस z स्क्वायर प्लस 2x। राइट हैंड साइड देखते हैं, माइनस का 17 प्लस का 1 प्लस का 2। अब देखिए सिंपलीफाई करके, पहले स्क्वायर वाली टर्म लिखते हैं सारी की सारी, फिर x वाली लिख देते हैं दैट इज 2x, फिर y वाली लिख देते हैं, फिर z वाली लिख देते हैं। इस तरफ नंबर देख लीजिए, लोअर एक 3, माइनस का 17 और प्लस का 3 कितना, माइनस का 14। इधर आके किसका हो गया, प्लस का इक्वल्स टू 0। देखो बन गई बात, जो दिखाई थी पिक्चर वही आ गई यहाँ पे। अब काम हम कर सकते हैं, इसके बाद मैं नहीं करूंगा, इसके बाद तुम ही करोगे। समझ में आ गई मेरी बात? करना क्या है, अब तुमको पता है यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, x क्यूब, y क्यूब और z क्यूब की। जब कंप्लीटिंग स्क्वायर करोगे तो कंफर्म ये 14 हट जाएगा। जी 14 हटेगा तभी तो x, y और z की वैल्यू आएगी। जो x, y और z की वैल्यू आएगी उसको उठा के यहाँ पुट कर देना, क्वेश्चन होगा। समझ में आ गई मेरी बात? इस तरीके से आपको क्वेश्चंस लिंक करा रहे हैं, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चंस में ये ध्यान रखना, पहली 3 टर्म्स के बीच जो स्क्वायर्स होता है वहां प्लस ही लगा होता है, इसलिए मैंने सब्ट्रैक्ट नहीं करी, ऐड ही करी। क्लियर? समझ में आ गई? ये बातें ध्यान रखना है, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर हमारे एक से ज्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं तो हमको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या परफेक्ट स्क्वायर मेथड का कंसेप्ट यूज करना होता है। अब वो किस तरीके से आपको वो स्टेटमेंट नहीं दी है तो वहां तक पहुंचना कैसे है वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर? समझ में आ गए? जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं उनको करते चलिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन क्वेश्चंस बनाते चलोगे, आगे बढ़ते चलोगे तो धीरे धीरे आगे तुम्हें भी मजा आएगा, क्वेश्चंस करने में एक बार बनने लगते हैं। ठीक है? क्लियर? समझ में आ गई? अब बस अभी अब सिर्फ एक ही बात ध्यान रखिए, जो चीज बताई जा रही है उसको नोट्स बढ़िया से बनाने हैं, उसको तरीके से लिखना, जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो बढ़िया से बनाने हैं, जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए हैं उनको तरीके से बनाना है। नहीं हो रहे तो कमेंट में डाल दीजिएगा, वो मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। क्लियर?
तो कुछ और क्वेश्चंस की भी बात करते हैं। अभी इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की हम बात करने वाले हैं, बाकी फालतू बाकी बात नहीं करेंगे। अब देखिए एक कंसेप्ट है इसके अंदर, अब इस कंसेप्ट के भी क्वेश्चंस मैं आपको आज डिस्कस करा दूंगा। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एडवांस के ऊपर इसमें क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन है क्या, कंसेप्ट क्या है, वो हम पहले कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं जी। ये मेरे पास एक स्टेटमेंट दिया है, एक्सप्रेशन दिया है, इसको हमने ई मान लिया। ई हमारे पास एक्सप्रेशन है, ए बी और सी जो है दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर, वो हमारे रियल नंबर, हमें नहीं पता क्या है। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, ये बहुत अच्छे से हम यूज कर सकते हैं इसको। यहाँ पर आपको दो चीजें ध्यान रखनी है भाई स्टेटमेंट के अंदर। पहली चीज, क्वेश्चन भी आएंगे इसके, दिखाऊंगा, पहले एक बार थोड़ा सा इसके बारे में रीड कर लेते हैं क्या है, पहले देख लेते हैं। ये क्वेश्चन ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये हमारा एक स्टेटमेंट है। आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहली चीज, जो हमारे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है वो हमेशा 0 है, 0 से बड़ी होगी। दिखाऊंगा कैसे होगी, वो भी दिखाता हूँ कैसे होगी, प्रूफ करके दिखाता हूँ। सेकंड जो आपको चीज इसके अंदर याद रखनी है, इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होती है वो 0 हो सकती है। अब 0 कब हो सकती है, इफ एंड ओनली इफ द नंबर्स आर इक्वल, अदरवाइज ये 0 के बराबर नहीं हो सकता है। अब तुम देख लो, जब तीनों नंबर बराबर होंगे 3a स्क्वायर हो जाएगा और ये भी माइनस 3a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर से माइनस 3a स्क्वायर कट गया, आ गया कंसेप्ट। क्लियर, समझ में आ गई मेरी बात? ये आपको बातें ध्यान कि किस तरीके से हम दी हुई सिचुएशन को कैसे हम बता सकते हैं, किस किस तरीके से उसके अंदर काम करना। इस वाले प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अभी मैं आपको एक क्वेश्चंस करके दिखाता हूं, बाकी क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा, वो एक बार आप ट्राई करिएगा, नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ये हमारा एक एक्सप्रेशन लिखा है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब इसका हमने कंसेप्ट कहा, यूज किस तरीके से किया वो भी देख लीजिए एक बार। हमने क्या किया, ये मैंने आपको ये बताया, इस दिए हुए एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होती है। क्यों होती है, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 तब होगी जब तीनों नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ इसका किस तरीके से मैंने ये जो 2 पॉइंट्स लिखे हैं वो किस तरीके से बनाया है। दोबारा वही चीज है भाई, कंप्लीटिंग स्केयर बनाना, यहाँ पर कंप्लीटिंग स्केयर बनाना किस तरीके से, वो आपको थोड़ा सा ध्यान से काम करना। कैसे, अब तुम ध्यान से देखिए एक बार। अब मैंने ये देखा कि यहाँ ए बी है, ए बी बताइए कब बन सकता है? ए स्क्वायर भी है, बी स्क्वायर भी है और ए बी भी है। मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ रखा है जी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर फर्स्ट वाले का स्क्वायर, सेकंड वाले का स्क्वायर और 2a भी आता है। वहां माइनस का है तो मैंने कहा ठीक है, इधर माइनस का लगाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई जी, वहां तो a भी लिखा है, हमें तो 2 भी चाहिए साथ में। मैंने कहा ले आते हैं 2 में कौन सी दिक्कत है, जो पूरी स्टेटमेंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई कराइए और 2 से डिवाइड करा दीजिए। अब ध्यान से देखना, डिवाइड वाला पार्ट तो हमने अपनी तरफ रख लिया, अंदर वाली तरफ अगर मैं बात करूं 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c, इतनी तो हम पहले ही जानते थे कि हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कराया है ताकि अंदर वाली जो तरफ है वो हम होल स्क्वायर क्रिएट कर सकें। अब देखना होल स्क्वायर कैसे क्रिएट करते हैं। मैंने तुम्हें ये बोला कि हमें चाहिए इस ab वाली टर्म का होल स्क्वायर, तो अब ध्यान से देखना, अगर इस ab वाली टर्म का होल स्क्वायर बनाना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बना सकते हो भाई? बोलो। अब इसमें से कौन कौन सी टर्म हट गई वो दिखाता हूं मैं तुम्हें। देखना, 2a स्क्वायर थे, 1 चला गया, कितने बच गए? 1 बच गया। 2b स्क्वायर थे, 1 चला गया, कितने बच गए? 1 बच गया। बाद में यूज करेंगे उसका, ये पूरी हट गई। अब तुम पहले होल स्क्वायर्स बना लो, सारी टर्म्स हट जाएंगी। दिखाता, इस वाले का होल स्क्वायर बना, b और c है तो मुझे पता है b और c के साथ कौन सा होल स्क्वायर बनेगा, दैट इज b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc। हो गया। तीसरी वाली टर्म की बात करते हैं, ca, तो बताओ क्या होल स्क्वायर बन सकता है? c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac। अब तुम देखो सारी टर्म यूज हो चुकी है, ध्यान से देख लो। a 2 बार हो गया, b 2 बार हो गया, c 2 बार हो गया, हो गई सारी टर्म यूज। अब तुम आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं। पहली वाली जो है दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, दिख रहा है आपको। दूसरे वाला जो है
दैट इज b माइनस सी का होल स्क्वायर, तीसरे वाला जो है दैट इज c माइनस a का होल स्क्वायर। यहां तक हम बात पहुंच गई हमारी। जो हमारा एक्सप्रेशन था उसको मैंने इस तरीके से यूज करके यहां तक लेके आ गया। पहले पॉइंट का आपको प्रूफ बताता हूं मैं कि मैंने ये लिखा था दिए हुए एक्सप्रेशन की वैल्यू ये 0 या 0 से बड़ी होगी। अब तुम ये देखो ध्यान से, तीनों टर्म स्क्वायर किए, बता रखा है मैंने आपको द वैल्यू ऑफ स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब जब भाई तीनों ही 0 से बड़ी आएंगी तो पूरी टर्म की जो आंसर आएगा वो 0 से बड़ा ही आएगा। बोलो क्लियर मेरी बात, समझ में आ गई? पहले का प्रूफ हो गया कि दिए हुए एक्सप्रेशन का जो आंसर होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा। दूसरे का आंसर किस तरीके से बताना, मैंने आपको ये बताया था अगर e 0 हो जाए, चलो इसको 0 के बराबर रखो। अब मेरे को एक बात का जवाब दो, 3 नंबर का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर 0 के बराबर है। ऐसा तभी हो सकता है जब तीनों नंबर 0 के बराबर हो। मैंने बता रखा है आपको, ये वाली जो स्टेटमेंट आपको मैंने बता रखी है क्या, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ x एंड y इक्वल्स टू 0। अब तुम देखना दूसरी वाली स्टेटमेंट कैसे यूज कर रहा हूं। ये दी हुई टर्म को कहता है 0 के बराबर है, e की वैल्यू 0 के बराबर है, तो तीनों स्क्वायर के अंदर वाले 0 के बराबर होने चाहिए। तो बताओ जरा एक बार, फर्स्ट को 0 के बराबर रखोगे तो मेरे पास इक्वेशन आएगी a और b बराबर है। सेकंड को 0 के बराबर रखोगे जब, तो मेरे पास स्टेटमेंट आएगी b और c बराबर है। तीसरे वाले को 0 के बराबर रखोगे तो मेरे पास स्टेटमेंट आएगी c और a बराबर है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, इन तीनों को देखकर a b के बराबर है, b c के बराबर है, c a के बराबर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों ही आपस में क्या है भाई, बराबर है जी। आ गया प्रूफ, समझ में आ गई मेरी बात? क्लियर? ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर हमारे इस टाइप का एक्सप्रेशन बन जाए, ये प्रूफ आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ आपको बताया है कि इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca अगर आ जाए, अगर वो 0 के बराबर अगर आपको दिया है तो हमेशा ध्यान रखना वो तभी हो सकता है जब वो तीनों नंबर आपस में बराबर हो। एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं इसके ऊपर किस तरीके से आप कर सकते हैं। नोट्स बना लीजिएगा इसको ध्यान से, बीच में एक बार रोककर फिर उसको बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन की मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं। देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट कैसे उसने बताई है, कहता है 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 3bc माइनस 2ca इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि मुझे इसकी वैल्यू निकाल के दिखाइए। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 4a प्लस c डिवाइडेड बाय b, इसकी वैल्यू निकाल के दिखाइए। अब तुम ध्यान से देखो, अब तुम ये कहोगे सर ने तो कहा था जी एक से ज्यादा वेरिएबल आते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर में घुस जाओ जी। बोलो करनी अभी भी कंप्लीटिंग स्क्वायर है, लेकिन अब ध्यान से करनी है किस तरीके से, वो कंसेप्ट सुन लो करनी कैसे आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब तुम पहले ये देखो कि दिया हुआ, देखो पिछले वाले जो तुमने क्वेश्चंस पढ़े थे और इस क्वेश्चन में फर्क क्या मैं आपको दिखाता हूं। पिछले वाले क्वेश्चंस में स्टेटमेंट ऐसे लिखी हुई थी, दैट इज 4y स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4y माइनस का 9z प्लस का 14 इक्वल टू 0। पिछले वाले क्वेश्चंस के अंदर ये जो आगे वाली टर्म्स थी ना, उसमें एक एक वेरिएबल था x, y और z। अब इसमें तुम देखो एक साथ दो आ गए हैं, ए बी बी सी सी, पहली दूसरी, दूसरी तीसरी और तीसरी पहली। तो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क है, पहले ये ध्यान रखना। इसमें लास्ट वाली टर्म्स में सिंगल सिंगल वेरिएबल्स हैं, एक टाइम पे एक ही वेरिएबल है x, y और z। दोनों क्वेश्चंस को कंपेयर कर लेना कैसे किस में काम करना है। उस क्वेश्चन में तो हमको ठीक है फॉर्म बनानी है, इस क्वेश्चन में कंप्लीटिंग स्क्वायर करके काम करना था। अब मैं वो क्वेश्चन करके दिखाता हूं। मैंने वो क्वेश्चन पढ़ा और मेरे को पहले ये दिमाग में आया, पहली 3 टर्म स्क्वायर की हैं, अगली 3 टर्म माइनस की हैं, तीनों माइनस माइनस माइनस। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो अभी स्टेटमेंट आपको बताई है वो मैंने ये बताई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए 0 के बराबर होता है। कब होता है? जब आपका ए बी और सी बराबर होता है। ये मैंने अभी आपको पीछे बताया। अब इसका यूज करना है।
अब इसका यूज करने के लिए सबसे पहले आपको दी हुई स्टेटमेंट को इस फॉर्म में लिख के आना है। 9th क्लास के अंदर चैप्टर था पॉलिनोमियल, उसके अंदर हम ये बहुत बार कर चुके हैं पहले, अगर किसी ने ढंग से किया है देखना आप उस वाली स्टेटमेंट को इस फॉर्म में कैसे बनाते हैं। पहले 3 के होल स्क्वायर होने चाहिए, बनाइए पहले 3 के होल स्क्वायर, बताइए दैट इज 2a का होल स्क्वायर, अगले वाला बताइए दैट इज 3b का होल स्क्वायर, अगले वाला तो c है तो c का होल स्क्वायर आ जाएगा। आ गया? अब उसको बाद में देखेंगे, पहले इधर आ जाइए। माइनस का फर्स्ट इंटू सेकंड है, माइनस का फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट है बेटा 2a और सेकंड है 3b, माइनस सेकंड इंटू थर्ड, सेकंड है 3b और थर्ड है c, माइनस फर्स्ट इंटू थर्ड दैट इज 2a इंटू c। अब मैच कर लो, मैच होगा, देखो देखो 3 इंटू 2 6, 6ab, 3 bc, 2 ac, और ये जो वैल्यू है वो 0 के बराबर। इतनी बात समझ में आ गई? अब सबसे पहले मैंने क्या किया, दी हुई स्टेटमेंट को अपनी आइडेंटिटी वाली फॉर्म में कन्वर्ट करके लेके आया। मेरी आइडेंटिटी वाली फॉर्म क्या थी, पहले 3 का होल स्क्वायर माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड माइनस सेकंड इंटू थर्ड माइनस थर्ड इंटू फर्स्ट। जब मैंने कन्वर्ट किया तो इस फॉर्म में आ गई। अब मुझे पता है ये बराबर 0 तभी हो सकता है जब फर्स्ट वाला नंबर, सेकंड वाला नंबर और थर्ड वाला नंबर बराबर हो आपस में। अब फर्स्ट वाला नंबर a नहीं है यहाँ पर, फर्स्ट वाला नंबर क्या है 2a, सेकंड वाला नंबर क्या है 3b और थर्ड वाला नंबर क्या है c। ये सिचुएशन आ गई आपके पास। अब तुम कहोगे वैल्यू तो ये पूछी है जी, अब क्या करें भाई, लो इसको एक अननोन के बराबर ले लो, किसी भी अपनी मर्जी है। मैंने लैम्डा के बराबर ले लिया, तो बताइए a की वैल्यू कितनी आ रही है फटाफट, लैम्डा बाई 2 आ रही है, b की वैल्यू कितनी आ रही है, लैम्डा बाई 3 आ रही है, c की वैल्यू कितनी आ रही है, लैम्डा आ रही है। आगे तीनों की वैल्यू आ जाओ, जो पूछा है, पूछा क्या आपसे 4a प्लस c डिवाइड बाई b, सारी वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए भाई। 4 इंटू a की वैल्यू है लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 प्लस c की वैल्यू है लैम्डा होल डिवाइड बाई b की वैल्यू है लैम्डा बाई 3। ये कैंसिल आउट हो गया, 2 लैम्डा प्लस लैम्डा, कितने लैम्डा हो गए 3 लैम्डा डिवाइड बाई लैम्डा बाई 3, 3 नीचे से चला गया ऊपर, लैम्डा लैम्डा कट गया, 3 इंटू 3 9 आ गया आंसर। समझ में आई मेरी बात? इस तरीके से आपको काम करना है, इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं, ये वाली आइडेंटिटी के इस टाइप से क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर? समझ में आ गई? इस आइडेंटिटी के बिहाफ पे मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें एक बार चेक कर लीजिएगा किस तरीके से उसके अंदर काम करना है। ठीक है? तो ये बात जरूर ध्यान रखना, ये तीनों नंबर बराबर होते हैं। सबसे पहले इसको इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करके लाओ, इस तीनों को बराबर रखो। अब वैल्यूज यहाँ परफेक्ट वैल्यू नहीं आती है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। कंप्लीटिंग स्क्वायर में परफेक्ट वैल्यू आ रही थी, या परफेक्ट नहीं है, इक्वल्स टू लैम्डा मान लिया, x की वैल्यू, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू निकाल के वो पूछेगा ये इस फॉर्म में आपसे कि इस फॉर्म में आंसर्स बताइए। ऑब्वियस सी बात है, एक टाइप इस तरीके से पूछेगा कि लैम्डा आपस में हट जाए, कि लैम्डा एक अननोन था, हमें पता नहीं था क्या है। क्लियर? समझ में आ गई? ये हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं आज। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से एक बार आप देख लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा। नहीं होंगे तो मुझे बता दीजिएगा, नेक्स्ट वाली वीडियो में पहले जो पिछले वाले जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनके जो भी डाउट्स होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे एक बार, फिर उसके बाद नया जो कंसेप्ट है आगे वो हम बात करने स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम कोशिश करेंगे कि हम लीनियर इनइक्वालिटी वाला जो पार्ट है वो उठाकर उसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो आपको बताएं। क्लियर? ठीक है, ओके, धन्यवाद।